हेलो, नमस्कार एंड स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप लोग? अपनी फैमिली को जल्दी जल्दी ग्रो करो, अपने भाई को सपोर्ट करो, दोस्तों को शेयर करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोकिए और हाँ, घंटा दबाना ना भूलिएगा। चलिए, ईस ऑफ डिवेंचर को आज निपटाते हैं। हाल चाल कमेंटवा में लिखिए, तब तक हम शुरू करत बानी। सो इशू ऑफ डिबेंचर को फर्स्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। आज कुछ और टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है। तो ऑलरेडी वी आर हमने मतलब कि कंटिन्यूइंग विद द एस एम शुक्ला बुक, ठीक है। एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। इसमें इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट में क्या है कि भारत लिमिटेड ने इशू करा हुआ है 15,000 17% डिबेंचर 100 रुपये वाले 5% डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि जितना फेस वैल्यू होता है उससे कम पे कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को इशू करती है। 25% एप्लीकेशन है, 20% अलॉटमेंट है, बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। डिबेंचर अप्लाइड फॉर एंड रिसीव हुआ है पास इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है वो डिस्काउंट वाला, ठीक है। डिस्काउंट में क्या करते हैं कि हम जो जैसे इसमें 100 रुपये का डिबेंचर है, इसमें 5% डिस्काउंट है। 5% डिस्काउंट कहने का मतलब कि 100 रुपये का 5% कितना हुआ, 5 रुपये। ये 5% डिस्काउंट है, यानी कि इशू प्राइस अगर देखेंगे तो इशू प्राइस अगर 100 माइनस 5 रुपये डिस्काउंट दिया गया तो 95, ठीक है। और 95 में से वो कैसे कैसे मंगा रहा है, 25% यानी कि 25 रुपये जो है वो एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर 20% यानी कि 20 रुपये और बाकी बैलेंस पर है, ठीक है। तो 95 में से 25 एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, अलॉटमेंट पर 20 आ जाएंगे, तो बाकी 50 रुपये जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएंगे, ठीक है। और डिस्काउंट कहाँ है हम नहीं बताया है, इसमें डिस्काउंट इस पे लेना है, इस पे लेना है, इस पे लेना है, नहीं बताया। तो डिस्काउंट हमेशा जो है वो जो 5 रुपये का डिस्काउंट है वो नहीं बताएगा, तो अलॉटमेंट पर हम कंसिडर करेंगे। कहाँ पर? अलॉटमेंट पर। यानी कि जो ये 20 रुपये है वो डिस्काउंट होने के बाद है, अलॉटमेंट पर जो है वो ये 20 रुपये जो है वो डिस्काउंट होने के बाद है। तो एक्चुअल में तो 25 रहा होगा ना, तब 5 रुपये डिस्काउंट देने के बाद जो है वो 20 रुपये हम रिसीव करेंगे। तो ये बेसिक थ्योरी हो गई क्वेश्चन से रिलेटेड और डिस्काउंट से रिलेटेड। तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला जो एंट्री होगा, लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, ठीक है। भारत लिमिटेड के बुक में जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है कैसे कैसे करना है, हो जाइए स्टार्ट। तो उठाइए दोनों हाथ, बोलिएगा जय श्री राम। चलिए, जय भोलेनाथ। पहला क्वेश्चन, अरे पहला एंट्री क्या होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, और कितना परसेंट डिबेंचर है, 17%, टू 17% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा, एप्लीकेशन पर 25%, 25 रुपये है, ठीक है। और इशू करा गया है टोटल 15,000 डिबेंचर। तो 15,000 इंटू 25 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3,75,000 आ जाएगा। 3,75,000, ठीक है। तो 3,75,000 से एंट्री कर देना है बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। उसके बाद दूसरा एंट्री ट्रांसफ़र की होती है, तो 17% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 17% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, 3,75,000 और 3,75,000, ओके। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट। थर्ड एंट्री होगी ड्यू करने की, तो 17% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 17% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर में क्या कर लेंगे, तो ड्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू, देखो डिबेंचर के आगे एक यहाँ पर देखना जरा, 17% डिबेंचर अलॉटमेंट के समय हम डिस्काउंट को कंसीडर कर रहे हैं ना, जब क्वेश्चन नहीं बताएगा तो अलॉटमेंट के समय कंसीडर करना है। तो अलॉटमेंट का जब मिलेगा तो 20 रुपये से मिलेगा, यानी कि यहाँ तो आएगा 15,000 इंटू 20 यानी कि 3,00,000 रुपये, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये डिस्काउंट होने के बाद है, तो एक्चुअल में तो 25 रुपये रहा होगा, तभी 5 रुपये माइनस करने के बाद 20 रुपये हुआ ना।
एक्चुअल में तो अलॉटमेंट में 25 रुपये रहा होगा, तभी उसमें 5 रुपये का डिस्काउंट दिए तो 20 रुपये मिला। ठीक है, तो यहाँ पर तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3,75,000। ठीक है, तो इधर तो कम पड़ेगा, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ देना, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये डेबिट, ये 75,000 हो जाएगा। ठीक है, 15,000 इंटू 5 रुपये का डिस्काउंट, 15,000 इंटू 5। ठीक है, तो 5 रुपये से डिस्काउंट हो गया, तो इस टाइप से नरेशन मतलब एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू में ये 3,75,000 आ जाएगा, मिलेगा 3 लाख, क्योंकि 75,000 का डिस्काउंट दे दिया गया है 15,000 डिबेंचर पे 5 रुपये के हिसाब से। चौथा में बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 17% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये 15,000 इंटू 20 रुपये से मिलेगा, तो ये 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख। ठीक है, बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी। ठीक है, बिंग डिबेंचर का अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया है। ओके, 3 लाख। अब बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो कर ही लोगे, सिंपल, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का फिर भी मैं बता देते हैं यहाँ पर 5वां नंबर में कि 17% डिबेंचर फर्स्ट फाइनल कॉल डेबिट, मैं यहाँ बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ें हैं। ये देखो, 17% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 50 रुपये से हमने निकाला था, डेबिट कर लेंगे, तो 17% डिबेंचर अकाउंट 15,000 इंटू 50, 750। ठीक है, और ये 750 से 3 महीने के बाद मिल भी जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 17% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट 750 से मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से चीज़ें हमें इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट का करना है। डिस्काउंट अगर बता दे कि कहाँ है, नहीं बताया तो अलॉटमेंट पे ऑलवेज कंसिडर करना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि जो है वो फॉर कंसिडरेशन ऑफ असेट्स। ठीक है, फॉर नेक्स्ट टॉपिक है इशू फॉर कंसिडरेशन ऑफ असेट्स, इशू फॉर कंसिडरेशन ऑफ असेट्स। असेट्स की कंसिडरेशन मतलब इस बार हम जो डिबेंचर इशू करेंगे उसके बदले हमें कैश नहीं मिलेगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी तो कैश नहीं मिलेगा, लेकिन एसेट मिलेगा। ठीक है, मतलब कि कंपनी खरीदेगी एसेट, उस एसेट का पेमेंट कैश में करने के बाद डिबेंचर इशू कर देगी उस इंसान को जिससे उसने एसेट खरीदा हुआ है। ठीक है, डिबेंचर इशू कर देगी, अगर वो एग्री होता है तो यहाँ पर डिबेंचर इशू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखने हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, क्या बोल रखा है कि कुमुद लिमिटेड ने परचेस किया है लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ 99 लाख का। ठीक है, एंड इशू किया है डिबेंचर टू वेंडर एट परचेस कंसिडरेशन, पास एंट्रीज फॉलोइंग केस, ABC 3 केस है, तीनों केस को अच्छे समझ लेते हैं कि जब पार में होगा तो कैसे, प्रीमियम में होगा तो कैसे, और डिस्काउंट में होगा तो कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कुमुद लिमिटेड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कुमुद लिमिटेड, कुमुद लिमिटेड, कुमुद लिमिटेड के बुक में एंट्री वगैरह पास करना शुरू करते हैं। तो एंट्री तो सेम वैसे ही रहेगी जैसे हमने किया है, बस यहाँ पर एसेट परचेस की एक नई एंट्री जुड़ जाएगी, क्योंकि एसेट तो खरीदा है। ठीक है, तो पहला एंट्री तो होगा एसेट खरीदने की, तो एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है। ठीक है, थोड़ा सा बुक को इधर कर लें जरा। चलिए, कुमुद लिमिटेड परचेस किया लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होती है, और एसेट जब भी खरीदती है तो एसेट बढ़ता है, कंपनी का एसेट बढ़ेगा, और जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, वेंडर से खरीदा है, अगर वेंडर का नाम होता तो वेंडर की जगह उसका नाम लिखते। तो कितने में खरीदा है, 99 लाख में, तो 99 लाख से एंट्री पास कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, क्रेडिट में हमने खरीदा हुआ है। अब इसका पेमेंट होगा। ठीक है, तो पेमेंट करने के तरीके कैसे कैसे हैं वो, तो पेमेंट जो है वो पहला हो रहा है एट पार,
मतलब पेमेंट हो रहा है डिबेंचर इशू करके, और डिबेंचर इशू हुआ है पार पे, ठीक है, पहला में। तो लिखेंगे अब पेमेंट करना है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर इज द रिसीवर। यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज हुई थी कि हमें पे करना है, ठीक है। अब उस लाइबिलिटी को कैंसिल करेंगे तो डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटी क्रिएट हुआ था क्रेडिट करके, और अब जब उसकी लाइबिलिटी खत्म करेंगे पे करेंगे तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। लाइबिलिटी यहाँ पर रिसीव, लाइबिलिटी कैंसिल हो रही है यानी कि वेंडर को पैसा मिल रहा है, तो वेंडर को हमेशा कितना पैसा मिलेगा, जितना हमने उससे खरीदा हुआ है। 99 लाख में खरीदा हुआ है तो 99 लाख उसको मिलेगा, ठीक है। अब क्या दे रहे हैं इस बार, तो डिबेंचर दे रहे हैं, तो लिखेंगे टू कितना परसेंट डिबेंचर है, तो 15% ना, तो 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मतलब 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट बोल रहा हूँ फालतू में, 15% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 99 लाख का डिबेंचर इशू कर देंगे, ठीक है, 19 लाख का डिबेंचर इशू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग पेमेंट मेड टू वेंडर थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, कितना डिबेंचर इशू करा गया है, तो 99 लाख का पेमेंट करना हमें, ठीक है, और एक डिबेंचर 100 का, एक डिबेंचर 100 है तो 99,000 डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 99,000 इंटू 100 दिखा देंगे कि 99,000 डिबेंचर हमने इशू कर दिया है वेंडर को फॉर द पेमेंट, ठीक है, परचेस कंसिडरेशन के बदले ये इशू हुआ है। तीसरा जो एंट्री होगा, अच्छा, अब दूसरा का ए नंबर था पार पे और बी नंबर है एट प्रीमियम, ठीक है, बी नंबर है एट प्रीमियम, प्रीमियम है 10%, ठीक है। तो इस पर कर लेते हैं, तो वेंडर अब इस बार क्या कर रहा है, अब इसको भूल जाओ, ए नंबर को भूल जाओ कि भाई हम 99 लाख का पेमेंट, अब 99 लाख का हम लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिए हैं, अब उसको जो हम डिबेंचर इशू करके पे कर रहे हैं, जो इशू कर रहे हैं वो 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं, 100 रुपये के डिबेंचर है, 10 रुपये प्रीमियम यानी कि 110 पे इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को तो मिलेगा 99 ही, 99 लाख ही उसको देना है, ठीक है, टू 15% डिबेंचर अकाउंट, 15% डिबेंचर अकाउंट, और टू प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अब इस बार कितना इशू कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, बाकी नरेशन लिख लेना कि बिंग पेमेंट मेड टू वेंडर थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, 99 लाख का पेमेंट करना है, एक डिबेंचर 100 का है और 10 रुपये प्रीमियम यानी कि टोटल 110 पे इशू हुआ है, तो इस केस में 110 करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा डिबेंचर का वो 90,000 आएगा, ठीक है, 90,000। तो 90,000 इंटू 100 रुपये तो डिबेंचर का है, तो 100 रुपये डिबेंचर में जाएगा यानी कि 90 लाख, और 10% प्रीमियम यहाँ आ जाएगा, तो 90,000 डिबेंचर और 10 यानी कि 9 लाख का प्रीमियम में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। बाकी नरेशन लिख सकते हो। और सी में है एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट है ना, तो इस बार 100 का डिबेंचर कितना 90 पे इशू होगा, 100 का डिबेंचर किस पे 90 पे इशू होगा, ठीक है। तो एंट्री पास करते हैं सिंपल वही कि वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू 15% डिबेंचर अकाउंट, अच्छा वेंडर को तो 99 देना है, ठीक है, डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट होता है, मतलब एक कॉलम और आएगा, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट ऑन इशू कम सस्ते पे, भाई 100 रुपये का चीज़ आप किसको 90 पे दे रहे हैं, ठीक है, तो 10 रुपये का आपका लॉस है ना, नुकसान है ना, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, डेबिट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर पहले निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू करना पड़ेगा, 99 लाख का पेमेंट करना है, ठीक है, जिसके बदले हम 90 पे इशू कर रहे हैं, 90 कैसे आया है, 100 रुपये का डिबेंचर है और 10 रुपये का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो 90 आ गया, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 1,10,000 आ जाएगा, 1,10,000 डिबेंचर इशू करना पड़ रहा है हमें। तो 1,10,000 डिबेंचर, और डिबेंचर का हमेशा फेस वैल्यू आता है 100 रुपये, यानी कि ये 11 लाख, मतलब 1,11,00,000, ठीक है, 1,11,00,000 बोलो 10 लाख, 1,10,00,000 आ जाएगा, ठीक है।
यानी 99 लाख यहाँ गया और बाकी जो पैसा है वो डिस्काउंट में चला जाएगा। 1 लाख इंटू 10 यानी कि 11 लाख जो है वो डिस्काउंट पे जाएगा। ओके, तो इस टाइप से चीज़ें हमें जब पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में इशू करा जाता है डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि एसेट परचेस करने के लिए, तो इसमें किस टाइप से करा जाता है। एक और क्वेश्चन देखें कंसिडरेशन अदर देन कैश का, जो कि एग्जामिनेशन में अगर आया तो उस टाइप का आ सकता है, उस टाइप का आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 को कि ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड ने परचेस किया है बिल्डिंग 1,50,000 का, मशीनरी परचेस किया है 1,40,000 एंड फर्नीचर 10,000 फ्रॉम XYZ कंपनी। XYZ कंपनी से बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर खरीदा है ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड ने, एंड XYZ लिमिटेड की लाइबिलिटी को भी लिया है 20,000। ठीक है, फॉर अ परचेस कंसिडरेशन ऑफ 3,15,000, यानी कि एसेट लिया और लाइबिलिटी लिया, ये सब ले लिया। इसके बदले ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड ने XYZ कंपनी को 3,15,000 का पेमेंट किया है। ठीक है, बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। हमें रिकॉर्ड करना है एंट्रीज। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। देखिए, सेम उसी टाइप से हो गया, बस यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन पहले ही दे दिया है कि हमें कितना पे करना है, कर रहे हैं 3,15,000। तो उस समय हमें यहाँ पर देखना पड़ता है कि अगर फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें चेक करनी होती है। लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड। ठीक है, जर्नल इन द बुक ऑफ ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड। ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड के बुक में हम क्या कर रहे हैं जी, एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो आप लोग को पता ही है पहले एसेट खरीदने की एंट्री होती है इस केस में। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या खरीदा है, बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदी है 1,50,000 की। ओके, उसके बाद मशीनरी खरीदे है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी भी एसेट है। ठीक है, 1,40,000 की मशीनरी खरीदी है। और फर्नीचर भी एसेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदी है 10,000 की। ठीक है, और टू लाइबिलिटी भी खरीदी है। ठीक है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज को तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, लाइबिलिटी 20,000 की। और टू एक्स वाई जेड लिमिटेड को हमें कितना पे करना है, 3,15,000। ठीक है, तब यहाँ से यहाँ पर लिख लेना बिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ XYZ लिमिटेड टेकन ओवर, या फिर परचेस्ड XYZ। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने एसेट खरीदा है। मान लो ये सारी चीज़ें आप खरीद रहे हैं, आप XYZ लिमिटेड है, आप किसी दूसरे कंपनी से क्या किए हैं, मतलब आप ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड है, सॉरी, आप मानिए ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड है, और आपने क्या खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है, मशीनरी खरीदा है और फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, 1,50,000 का बिल्डिंग खरीद लिया, प्लस 1,40,000 का आपने क्या खरीद लिया जी, मशीनरी खरीद लिया, प्लस 10,000 का आपने क्या खरीद लिया है, फर्नीचर खरीद लिया। आपने 3,00,000 का टोटल सामान खरीदा है। 3,00,000 का खरीदने के मतलब 20,000 की लायबिलिटी भी ली है। 20,000 लायबिलिटी कहने का मतलब उस कंपनी के ऊपर दायित्व है कि वो किसी बाहर वालों को पे करेगी। तो अब आप खरीद लिए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी हो गई है कि आप बाहर वालों को पे करेंगे। तो 3,00,000 का सामान खरीद के लाए, 3,00,000 में से 20,000 किसी दूसरे को देना है। ठीक है, 20,000 का जो प्रॉपर्टी है, 20,000 का लायबिलिटी है, 20,000 वो आपको किसी बाहर वालों को पे करना है। तो 20,000 मान लो बाहर वालों को पे कर देते हैं, तो आपके पास नेट कितना बचा, नेट वैल्यू जानते हो ना, कि एक्चुअल में आपने कितना का मटेरियल, कितना का नेट वर्थ आपने कितना का परचेस किया है। तो 280 का परचेस किया है। अब 280 का परचेस किया है, उसके बदले आप XYZ यानी जिनसे खरीदा है उनको आप 3,15,000 दे रहे हैं। तो 280 के बदले 315 दे रहे हैं, यानी कि ज़्यादा दे रहे हैं। तो जब भी ज़्यादा देते हैं, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आता है, इसको बोलते हैं गुडविल। इसको बोलते हैं क्या है, गुडविल अकाउंट। ये आता है बैलेंसिंग फिगर में, और ये कितना आएगा, ठीक है, 280 का नेट हमने खरीदा हुआ है और 3,15,000 पे किया है, तो ये 35,000 का गुडविल आ गया। ठीक है, 35,000 का गुडविल, ये हमने एक्स्ट्रा पे किया होगा उसकी गुडविल की वजह से। ठीक है, 35,000 का। अगर यही हम 280 की जगह कम पे करते हैं, ठीक है, 280 से कम पे करते तो फिर इधर आता बैलेंसिंग फिगर।
फिर इधर ही आता, मान लो 270 पे करते तो 10,000 का बैलेंस ही फिगर इधर आ जाता। ठीक है, 280 का हमने नेट वर्थ खरीदा है, 280 के बदले हम 270 पे करेंगे तो फिर 10,000 का हमको फ़ायदा हो गया ना। तो फ़ायदा इधर आएगा और उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब दूसरा इसको एक्स वाई जेड को 3/15 का पेमेंट करना है, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड डेबिट 3,15,000 और टू कितना परसेंट डिबेंचर इशू कर रहे हैं, टू 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डेबिट नहीं होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी पर रिजर्व अकाउंट। चलिए नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू करना पड़ेगा, तो परचेस कंसिडरेशन 3,15,000 है, 3,15,000, एक डिबेंचर है 100 रुपये का और उसको हम 105 पे इशू करें, 5% प्रीमियम है, तो 105 पे इशू करेंगे तो 3,15,000 डिवाइडेड बाई 105, 3,000 डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, 3,000 डिबेंचर। ठीक है, तो डिबेंचर में तो 3,000 इंटू 100 आ जाएगा, यानी कि 3 लाख, और प्रीमियम में 3,000 इंटू 5 आ जाएगा, यानी कि 15,000। ठीक है, बिंग एक्स वाई जेड लिमिटेड पेड, ठीक है, बिंग पेमेंट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर एट 5% प्रीमियम। मेन चीज़ें हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि आप जब भी इस टाइप का दिया रहेगा तो आप सबसे पहले एसेट माइनस लायबिलिटी करके नेटवर्थ निकालोगे और फिर कंपेयर करोगे आपने कितना में खरीदा है। अगर आपने ज़्यादा पे किया है नेटवर्थ से तो आप गुडविल आ जाएगा, और कम पे किए हैं तो कैपिटल रिजर्व आएगा, जो कि इधर आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया परचेज कंसिडरेशन, यानी कि अदर एसेट से रिलेटेड कि अदर चीज़ हम खरीदेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है वो है कोलेटरल सिक्योरिटी। चलिए कोलेटरल सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी भी बढ़िया टॉपिक है। देखो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर इशू करने का ही नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता क्या है कि सिंपल समझो कि आप अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कंपनी अगर बैंक में लोन लेने जाएगी तो बैंक वाला लोन तो ऐसे ही देगा नहीं, उसको चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है ना, आप 10 लाख का लोन लेने जाएंगे तो गिरवी रखेंगे, तो गिरवी में क्या रखते हैं, गिरवी में अपना प्रॉपर्टी रखेंगे, लैंड रख देंगे, बिल्डिंग रख देंगे, मशीन रख देंगे। ठीक है, या कुछ भी फिक्स एसेट आपको क्या करना पड़ेगा, गिरवी में रखना पड़ेगा, बैंक वालों को देना पड़ेगा गिरवी। ठीक है, कि अगर मान लो बाई चांस जितने समय के लिए ले रहे हैं उतने समय के बाद अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो कंपनी क्या करेगी कि कंपनी मतलब जो बैंक क्या करेगी कि बैंक के पास जो एसेट गिरवी पड़ा हुआ है उस एसेट को बेच के अपना लोन का पैसा रिकवर करेगी। ये बात होती है। ठीक है, अगर मान लो कि बैंक सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, आपने 10 लाख का लोन लिया और आपने जो बिल्डिंग रखी है, अगर आपको लगता है कि बैंक को लगता है कि 10 साल के बाद वो बिल्डिंग की वैल्यू इतनी नहीं है कि मेरी लोन की रिकवरी कर पाए, तो बैंक वाला एडिशनल आपसे कुछ और सिक्योरिटी मांगता है। ठीक है, एडिशनल सिक्योरिटी, तो उसी एडिशनल सिक्योरिटी को बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कि प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ, प्राइमरी सिक्योरिटी तो है ये है, ठीक है, बिल्डिंग दे दिए गिरवी में, बिल्डिंग के अलावा अगर कुछ और सिक्योरिटी दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ठीक है, एडिशनल सिक्योरिटी को बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी के केस में हम यहाँ पर क्या इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करी जाएगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो मेथड है। ठीक है, कितने मेथड है, दो मेथड है। दो मेथड्स में से जो पहला मेथड है उसमें क्या बोलता है कि कोई एंट्री पास मत करो। ये जो कोलेटरल हमने इशू किया है डिबेंचर कोलेटरल, कोई एंट्री पास मत करो। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या बोलता है, फर्स्ट मेथड में नो एंट्री फॉर डिबेंचर इशूड, नो एंट्री फॉर डिबेंचर इशूड। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो डिबेंचर हमने इशू नहीं किया है, एक्चुअल में देखा जाए तो आज हमारी लायबिलिटी नहीं है, अराइज नहीं हुई है। ठीक है, डिबेंचर हम भले ही कोलेटरल के रूप में इशू कर रहे हैं, ठीक है, इशू कर रहे हैं, लेकिन ये डिबेंचर किसी काम का नहीं है। ये काम का कब आएगा, जब हम लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि कंपनी जब लोन रीपे नहीं कर पाएगी, उसके बाद बैंक वाला प्राइमरी सिक्योरिटी जो बिल्डिंग पड़ा हुआ है उसको बेचेगा,
उसके बेच के बाद पैसा रिकवर करेगा। अगर वो पैसा रिकवर हो जाता है तो फिर ये डिबेंचर कोई काम का नहीं है। अगर पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, कुछ कमी पड़ जाती है, शॉर्टफॉल पड़ता है, तो उस केस में जितना अमाउंट शॉर्टफॉल पड़ेगा, जितना अमाउंट कम पड़ेगा, ठीक है, उतने का डिबेंचर वो एक्टिव हो जाएगा, उतने का डिबेंचर एक्टिव हो जाएगा। तो उस समय वो डिबेंचर होल्डर का भी राइट इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना, उस समय वो डिबेंचर होल्डर का भी राइट इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और डिबेंचर होल्डर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है कि सिक्योर्ड, फ्लोटिंग चार्ज से सिक्योर्ड होता है, मतलब जितने भी फिर बाकी एसेट है उनको बेच के भी वो अपना जो पैसा है उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड में क्या बोला है कि अभी तो इशू कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, कोलेटरल के रूप में, तो उसके कोई एंट्री पास मत करो, क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी तो अराइज नहीं हुई ना। एक्चुअल लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब हम पे नहीं कर पाएंगे और उस केस में भी प्राइमरी सिक्योरिटी को बेच के पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, तब एक्चुअल लायबिलिटी अराइज होगी, ठीक है। तो अभी तो कोई एंट्री पास मत करो, ठीक है। इसमें तो जब हम लोन लेंगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट में से कैसे, मेन इसका जो बैलेंस शीट में होता है प्रेजेंटेशन, वो बता देता हूँ कि ये लेट सपोज कि ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जब आप बैंक लोन लिखेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में जो बैंक लोन आएगा, जो भी आएगा उसको अमाउंट को लिख देना है। इसके बाद लिख देना है नीचे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी, कि कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू करा हुआ है ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डैश डिबेंचर, इतने डिबेंचर ऑफ रुपीज़ डैश इज, ठीक है, बस ये हमें बता देना होता है। और एसेट साइड में क्या होगा, एसेट साइड में जो भी होगा, मतलब कि कैश के अंदर में हम जो भी बैंक से अमाउंट लिए हैं उसको हमें यहाँ पर दिखा देना होता है। ये सिंपल सी चीज़ें फर्स्ट मेथड में हो जाती है कि भैया कोई एंट्री पास मत करो, अब डिबेंचर इशूड, केवल एंट्री पास करना है बैंक से लोन लेने की, ठीक है। तो बैंक से लोन लेने की मैं एंट्री यहाँ बता देता हूँ। बैंक लोन की एंट्री क्या होगी, तो बैंक लोन की एंट्री, बैंक से, बैंक में पैसे आ जाएंगे हमारे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, कि बैंक से हमने लोन लिया है और जितने का लोन लिया है बैंक लोन, वो हमारी बैंक लोन यहाँ आ जाएगी नॉन करेंट लायबिलिटी में, और जो भी हमने लोन लिया है बैंक में यहाँ पर कैश या फिर बैंक में पैसे आ जाएंगे एसेट साइड में, ठीक है। और बस हमें यहाँ पर शो कर देना होता है कि इसके बदले हमने कोलेटरल भी इशू करा हुआ है, लेकिन कोलेटरल की कोई एंट्री पास नहीं करनी है फर्स्ट मेथड में। सेकेंड मेथड में करनी होती है, उसको कैसे करनी होती है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सेकेंड मेथड लिखेंगे, सेकेंड मेथड में एंट्री पास करनी होती है, एंट्री लिखेंगे, एंट्री फॉर कोलेटरल, कोलेटरल की एंट्री भी पास करनी होती है। तो पहला एंट्री तो पैसे लेने की, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से लोन लेने की एंट्री होगी पहली बार, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है, बैंक लोन अकाउंट, जितना कभी लोन चाहिए वो लोन हम ले लेंगे। उसके बाद दूसरे में इशू, कोलेटरल इशू, तो डिबेंचर इशू करा हुआ है तो 2% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एंट्री यही होती है ना कि डिबेंचर क्रेडिट होता है, ठीक है, ठीक है, जितने का भी डिबेंचर हमने कोलेटरल के रूप में इशू करा है उसको, और एक्चुअल में हमारी लायबिलिटी भी अराइज नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम लोग एक डमी अकाउंट ओपन करते हैं, इसको बोलते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट हो जाती है। अगर ये लायबिलिटी अराइज नहीं हुई तो जस्ट कब ये जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाती है ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन अब जब हम रीपेमेंट कर देंगे तो इस एंट्री को क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स करके कैंसिल कर दिया जाएगा। डिबेंचर हमने ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर डिबेंचर इशू हो चुका है, ठीक, क्योंकि क्रेडिट कर दिए हैं, ठीक है, और लोन का रीपेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर को डेबिट करके और इसको क्रेडिट करके एसिड को रिवर्स करके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो बस ये एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे बिंग डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो बैलेंस शीट में सेम वैसे ही होगा जैसे प्रीवियस हमने देखा हुआ है। देखो लेट सपोज ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, यहाँ पर नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में बैंक लोन आएगा, ठीक है, बैंक लोन का अमाउंट लिख देंगे जितना का भी हमने लोन लिया है, ठीक है, और इसको लिखेंगे वही सेम ऑन कोलेटरल, ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, ऑफ डैश डिबेंचर, मतलब जितना भी डिबेंचर इशू करा हुआ है ऑफ रुपीज़ डैश इच, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर इशूड, जितना का भी डिबेंचर हमने इशू करा है उसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद माइनस कर देंगे जो डिबेंचर हमने इशू करा हुआ है इसको लिखेंगे, और इस डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट,
सस्पेंस उतना ही अमाउंट से माइनस होकर नील हो जाएगा। बस यही हमें शो करना होता है, इतना सा। और ये हो जाएगा टोटल। और बाकी एसेट साइड में सिंपल वही चीज़ें, फिर मैं बैंक में क्या दिखाना पड़ेगा, करेंट एसेट के अंदर में बैंक में वही जितना अमाउंट हमने लोन लिया है वो चीज़ें हो जाएगी। सिंपल सी ये चीज़ें होती है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी इसके बहुत ही ईजी है। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया हो, कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, कि इसके दो मेथड है। एक क्वेश्चन में बताता है तो किस मेथड से क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा है कि कोलेटरल सिक्योरिटी जो वो मेंटेन कर रहा है, एंट्री पास करना है। ठीक है, तो उसको एंट्री पास करेंगे और इस मेथड से हमें 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, कि बैंक से हमने लोन कितना का लिया है, बैंक से तो लोन लिया है 80,000 का, तो 80,000 बैंक अकाउंट ये हो जाएगा टू बैंक लोन 80,000। और हमने डिबेंचर इशू करा हुआ है कितना, 5,000 डिबेंचर 100 इशू पब्लिक को इशू करा गया है, तो उसके लिए अलग एंट्री पब्लिक वाला कर देना कि डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद 1,013% डिबेंचर 100 कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू किया गया है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी में कितना इशू करा गया है, 1,000 डिबेंचर और कितने वाला 100 रुपये वाला। ठीक है, तो ये कितना का हो जाएगा, 1,00,000 का हो जाएगा। ठीक है, 1,00,000 का हो जाएगा, 1,00,000 1,00,000। इसको लिख देना कि बिंग डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बैंक लोन में 80,000 आ जाएगा और 80,000 यहाँ कैश में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर लिख देंगे 1,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, और यहाँ पर 1,00,000 आ जाएगा, डिबेंचर इशू करा हुआ है 1,00,000 का, और 1,00,000 का सस्पेंस अकाउंट में ये माइनस होकर नील हो जाएगा, जीरो। बस ये हो जाएगी प्रेजेंटेशन। सिंपल सी चीज़ें, क्वेश्चन नंबर 15 डन है। कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है, कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। यहाँ पर नरेशन बता देता हूँ मैं कि बैंक से लोन लेने की, यहाँ तो लिखेंगे बैंक लोन टेकन, बिंग बैंक लोन टेकन। सिंपल यहाँ पर लिख देंगे बिंग 1,000 डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 15। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नया टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर तो इशू कर रहे हैं लेकिन कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, कि रिडम्पशन के टर्म्स को देखते हुए कि हमें रिडीम किस टाइप से करना है। तो इसके टोटल 6 केसेस होते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की हेल्प से चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है कि एक्स लिमिटेड ने इशू करा हुआ 5,000 9% डिबेंचर 100 वाले। ठीक है, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कि डिबेंचर इशू किया गया पार पे और रिडीमेबल भी पार पे है, मतलब कुछ एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद 5 साल 6 साल 8 साल 4 साल 9 साल 10 साल के बाद हमें जब डिबेंचर वापस करना होगा तो कैसे कैसे वापस करना होगा, ये टर्म्स क्वेश्चन बताएगा। उसके हिसाब से इशू के एंट्री में क्या इफेक्ट आएगा वो हमें देखना है। ठीक है, और करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका भी। तो लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहला एंट्री वही होगा कि पहला नंबर में क्या है कि इशूड एट पार, पहला का ए नंबर देखते हैं, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना परसेंट है, 9%, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसका हो जाएगा, अरे यार साफ हो जाओ, तो इसका हो जाएगा 5,000 डिबेंचर हमने इशू करा हुआ है, और जो 100 रुपये वाले डिबेंचर है इशू करा गया है पार पे, और रिडीम भी होगा पार पे। ठीक है, तो इसमें एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 5,00,000 से 5,00,000 से एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, लिख देना बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर इसका बी नंबर में होगा ट्रांसफ़र की एंट्री, तो 9% डिबेंचर जैसे अभी तक करते आए थे सेम वैसे ही करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
क्योंकि एक ही बार में पूरा पैसा रिकवर कर रहा है, मतलब कि रिसीव कर रहा है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही साथ, ठीक है। टू 9% डिवेंचर अकाउंट, 5 लाख और 5 लाख, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। फिर दूसरा में क्या बोल रहा है कि डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम 10% एंड रीपेबल एट पार, कि इशू तो 10% प्रीमियम पे हुआ है लेकिन रिडम्पशन करना है पार पे, ठीक है। तो बस हमें तो इशू की एंट्री पास करनी है, बस देखना है कि रिडम्पशन किस किस पे हो रहा है। अगर पार पे हो रहा है तो एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये 5,000 डिवेंचर और 10% प्रीमियम है, यानी कि 110 पे पैसे रिसीव होंगे, तो ये 5,50,000 रिसीव हो जाएंगे। लिखेंगे बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ओके। इसका बी नंबर में ट्रांसफ़र की एंट्री हो जाएगी। ट्रांसफ़र की एंट्री में करेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू से ही एंट्री की जाती है, ठीक है। तो 5,000 इंटू 100 रुपये, यानी कि 5 लाख तो फेस वैल्यू पे चल जाएगा, और जो बाकी प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ओके। सिक्योरिटी में रिजर्व में कितना है, 5,000 इंटू 10% था तो 10 रुपये, यानी कि ये 50,000 रुपये प्रीमियम में चल गया। और यही बना डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5,50,5,50, ठीक है। ये देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आया था, इसको ट्रांसफर करना डिवेंचर अकाउंट में, तो यहाँ पर लिख देंगे बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तीसरा में क्या हो रहा है कि डिस्काउंट पे इशू किया गया है 5% डिस्काउंट पे, लेकिन रीपेबल है पार पे। तो रीपेबल अगर पार पे है तो उस केस में हमें एंट्री में कोई चेंज नहीं मिलेगा, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो लिखेंगे तीसरा का ए नंबर में कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, अच्छा 9% है, तो टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सिंपल सिंपल सी चीज़ वही कर देंगे, ठीक है। 5,000 इंटू 5% डिस्काउंट है, यानी कि 100 में से 5% घटाएंगे तो 95 आएगा, और 95 के हिसाब से 4,75,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 4,75 और 4,75, तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बी नंबर में ट्रांसफ़र की एंट्री पास करेंगे, तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गैप देते हैं, टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। 9% डिवेंचर अकाउंट यहाँ तो हमेशा फेस वैल्यू से आएगा, तो 5,000 इंटू 100 यहाँ आ जाएगा 5 लाख रुपये, ठीक है। ये 5 लाख रुपये आ गया। और बाकी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 4,75 से हमने क्या किया था, पैसा रिसीव किया था, और 5 रुपये का डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू कितना हो गया, 5,000 और 5% था, यानी कि 5,25,000, ठीक है। तो इस हिसाब से एंट्री टैली हो जाएगी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिंग बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ओके। ये सिंपल सी एंट्री, इसमें कोई चीज़ नहीं है, जो अभी तक हमने सीखा है वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जब रिडम्पशन एट पार होगा, अब रिडम्पशन का, अब जो रिडीम हो सकता है वो दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो प्रीमियम में होगा या फिर फेस वैल्यू पे ही हो सकता है, ठीक है। रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट में नहीं होता है डिवेंचर का, ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखना है। उसके आगे का केस को कवर करते हैं, आगे 4, 5 में क्या बोल रखा है। आगे 4th नंबर केस है, चलिए 4था नंबर केस का पहला पॉइंट। तो 4th नंबर केस में ये बोल रखा है कि इफ द डिवेंचर इशूड एट पार एंड रीपेबल एट प्रीमियम, डिवेंचर इशू हुआ है पार पे लेकिन पेबल है, जब भी पे करना होगा आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो
प्रीमियम पे होगा और प्रीमियम है वो 10% है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इशू की एंट्री हमें ये पास करना है, रिडेम्पशन का नहीं करना है, इशू का ही करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट इशू पे पार पे हुआ है टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये 5,000 इंटू 100 यानी कि 5,00,000 रुपए। तो बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, इधर भी 5,00,000 लिख लो, ये हो गया। उसके बाद इसका बी नंबर एंट्री होगा ट्रांसफ़र की, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 9% डिबेंचर, ये कितना 5,00,000 था और डिबेंचर में चल गया 5,00,000 रुपये। ठीक है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। एक चेंज क्या आएगा कि जब भी हमें पता होती है, ठीक है, जब भी हमें पता है कि एक फ्यूचर पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फ्यूचर में हमें लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को हम अभी से रिकॉर्ड करके चलते हैं। उस लॉस को हम क्या करते हैं, अभी से रिकॉर्ड करके चलते हैं। ठीक है ना, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब देखोगे कि जो डिबेंचर रिडीम होगा आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा। ठीक है, 10% प्रीमियम पे हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस लॉस को हम बोलते हैं लॉस ऑन, या उस जो प्रीमियम है उसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, उस लॉस को उसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, एक तरीके से हमारी लायबिलिटी है कि उस समय हमें एक्स्ट्रा पे करना है प्रीमियम के साथ। तो यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, और लॉस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाएगा। ये कितना है, 10% है ना, तो 5,000 इंटू 10 यानी कि 50,000। और ये एक लॉस है, अभी लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें फ्यूचर में पे करना है, तो एक तरीके से लॉस ही ना है, तो इसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो ये 5,000 इंटू 10 यानी कि 50,000, इसको लिखेंगे बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे। फिर पांचवा में क्या बोल रखा है, पांचवा में बोल रहा है कि डिबेंचर जो है इशू करा गया है एट अ डिस्काउंट एंड रीपेबल एट 10% प्रीमियम, 5% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम। ठीक है, तो चलिए बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री पास कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 5% डिस्काउंट पे इशू करा गया है, तो 5% कम पैसा आएगा, यानी कि 5,000 इंटू 95, तो ये 475 हो जाएगा, 475 और 475। ठीक है, लिख लेंगे बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद इसका बी कैंडिडेट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू ये क्या बोलते हैं 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो इसमें तो 475 और हमेशा जो है डिबेंचर पे फेस वैल्यू के साथ आता है, तो 5,000 इंटू 100 यानी कि 5,00,000। ठीक है, तो डिस्काउंट वाला आ गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट। और एक और है कि जब रिडीम करेंगे तो वहाँ पर हमें 10% प्रीमियम के साथ रिडीम करना है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये रिडम्पशन के समय वाला प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये जो है वो 5,000 इंटू 10 जो है 50,000 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आने वाली है। ठीक है, चाहो तो दो लिख सकते हो, चाहो तो एक भी लिख सकते हो। एक तो डिस्काउंट पे इशू करा हुआ है, एक तो डिस्काउंट, ठीक, एक तो डिस्काउंट और दूसरा हमारा लॉस, ये लॉस। ठीक है ना, ये लॉस है, और दूसरा हमारा डिस्काउंट। या चाहो तो दोनों एक तरीके से नुकसान ही है, दोनों तो नुकसान ही है। हमें सस्ते पे सामान दिया है, 5,00,000 का सामान 475 पे सस्ते पे दिया है, और जब वापस करेंगे तो 50,000 और एक्स्ट्रा देना है, तो ये भी नुकसान ही है।
तो दोनों नुकसान को एक ही में मर्ज करके लिखते हैं लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। इसमें 5,000 पर जो लॉस हुआ है 5 रुपये डिस्काउंट वाला प्लस 10 रुपये प्रीमियम वाला, ये प्रीमियम और रिडम्पशन वाला टोटल नुकसान 15 रुपये हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल 75,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। टोटल 75,000 का नुकसान हो गया। एंट्री देखोगे तो सही है, टैली है। यहाँ पर लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट 6 नंबर एंड लास्ट इसका केस क्या बनता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो उसको देखेंगे तो क्या बोलता है क्वेश्चन कि द कंपनी ने इशू करा है प्रीमियम पे और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे ही होगा। तो 6 का ये नंबर देखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये 5,000 इंटू प्रीमियम पे इशू करा गया है, एक्स्ट्रा पे इशू करा गया है और प्रीमियम है 5%, ठीक है। तो 5% प्रीमियम पे इशू करा है मतलब 105। इसका देखेंगे तो ये 5,25,000 पैसे मिले होंगे, 5,25,000। तो लिखेंगे बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। और बी नंबर में ट्रांसफ़र कर देंगे तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर में मतलब फेस वैल्यू आती है ना, याद रखना। 5,000 इंटू 100 रुपये इनकी 5 लाख, ठीक है। यहाँ तो 5,25,000 है, तो 25,000 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो लिखेंगे टू, क्योंकि प्रीमियम पे इशू करा गया था तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 5% प्रीमियम था, तो 5,000 इंटू 5 25,000 प्रीमियम का है। और जब रिडीम होगा तो 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है, यानी कि रिडीम करने के समय जो लॉस होगा उस लॉस को बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। ये दोनों अलग चीज़ है, ये तो फ़ायदा हुआ है, ये नुकसान है, ठीक है। ये है प्रॉफिट है, फ़ायदा हुआ है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पे इशू करा हुआ है, और ये जो प्रीमियम रिडम्पशन है वो नुकसान है। जब रिडीम करेंगे तो एक्स्ट्रा पे करना होगा, और ये भी 5% है तो 25,000 का नुकसान होगा। और ये इसी नुकसान को हमें यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना होगा लॉस ऑन इशू करके, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये 5,000 इंटू 5 यानी कि 25,000, ठीक है। तो इस टाइप से एंट्री हो जाएगी। इसको लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर भी इफ़ यू एनी डाउट, सारे क्वेश्चन तो करा ही दिए हैं, कुछ थोड़ी बचा है। अब सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब रिडम्पशन की तरफ बढ़ेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन फिर भी एनी डाउट है तो मेंशन करिए इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।